इस तरह का कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है कि इस टॉपिक के साथ मैं इंसाफ कर सकूं और मैं आपको कहूं ये 6 पॉइंट लिख लो और याद कर लो, और ये 6 पॉइंट्स टीचर याद कर लें और 8 पॉइंट स्टूडेंट याद कर लें, तो हमारे कम से कम इस यूनिवर्सिटी से एक्सट्रीमिज्म और ये सारी खत्म हो जाएगी। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसी तरह है जैसे कोई इब्न इंशा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं आपको गाजर का हलवा बनाने की टेक्निक सिखाता हूं। कुछ गाजरें लीजिए, उनको काटिए, फिर एक प्लेट में हलवा लीजिए, फिर गाजरों को हलवे के ऊपर डाल दीजिए, लीजिए गाजर का हलवा तैयार है। तो हमारा जो कॉग्निटिव नॉलेज है ना अपने मुआशरे में तरबियत करने का, वो असल में गाजर का हलवा बनाने की टेक्निक है, जिसमें हमारा ये ख्याल है कि हम एक चैप्टर शामिल कर देंगे अपने कैरिकुलम के अंदर जो उसवाए नबी का चैप्टर होगा, और उसमें से फिर सवाल पूछेंगे, उसमें से जो 100 में से 90 नंबर ले लेगा उसको A+ ग्रेड दे देंगे, बाकियों के। लिहाजा हमने उसवाए नबी सिखा दिया। हम बच्चों को सच बोलना, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का अदब करना, बड़ों का अदब करना, छोटों के ऊपर शफकत करना, ये हम पढ़ा देंगे। और फिर खड़े करके पूछेंगे बताएं 8 कौन सी बातें हैं कि जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, और जो 8 में से 8 बता देगा उसको 100 में से 100 नंबर दे देंगे। फिर हम उसको सोसाइटी में भेज देंगे, ये प्रिज्यूम करते हुए कि ये उसवाए नबी सीख चुका है, ये इखलाकियात सीख चुका है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे माशरे के अंदर इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म, ये सिर्फ 2 हैं। 10 और भी आप सोच सकते हैं जो खराबियां हैं। इन खराबियों को हैंडल करने के लिए हमारा ख्याल एक नॉइज लेवल क्रिएट करना है, उस पर एक सेमिनार क्रिएट करना है, और हमें कॉग्निटिवली उसको बिल्डअप करना है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताता हूं कि इंसानी किरदार इस तरीके से तब्दील नहीं होता। इंसान टॉलरेंट इस तरीके से नहीं बनता, और इनटॉलरेंट भी इस तरीके से नहीं बनता। इंसान किस तरीके से बनता है, ये मैं टॉलरेंस इनटॉलरेंस को बैकग्राउंड में रखते हुए आपसे मुख्तसर वक्त में अर्ज कर देता हूं कि इंसान का कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, उसकी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो क्या है, और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, ये मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। फिर आप इसके बारे में गौर करेंगे और देखेंगे कि मैं अपनी लाइफ में के जिस हिस्से में हूँ, जैसे बुखारी साहब हैं, बेगम बुखारी साहबा हैं, ये हुज़ैफा है, इन हुज़ैफा की शादी हो गई है अभी अगले महीने, इसकी रुखसती और वगैरह है, तुम्हारी रुखसती या एनीवेज। तो इसी तरह कुछ बच्चे हो, कुछ लोग होंगे शादीशुदा होंगे, कुछ अभी यंग है जिनकी अभी शादी नहीं हुई। तो आप सब जो मैं गुफ्तगू करूँ आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लीजिएगा, और इस यॉर्डस्टिक से कि भी मैं कहाँ प्लेस होता हूँ और मैंने आगे क्या करना है। तो मेरा ख्याल है ये मैं सिर्फ अर्ज कर सकता हूँ। मैं आपसे फिर माफ़ी मांगता हूँ कि जो मुझसे आपने तवक्को की थी मैं उसको कोई जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई जवाब है ही नहीं। वो मैं शायरी भी करता हूँ, मेरा एक शेर है, कहें मैं आपको पूरी गज़ल सुना, हम थक बहुत गए हैं, तो मैं वो ये था कि माल हो या माल, माल मीन बेनिफिट, जो माल के ऊपर सूद मिलता है ना उसको माल कहते हैं। माल हो या माल धोखा है, हिजर हो या विसाल धोखा है, क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं इसलिए हर सवाल धोखा है। क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं इसलिए हर सवाल धोखा है। एक तस्वीर है ये सारा जहां, गर्दिशे माहो साल धोखा है। तो इसलिए जवाब मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं ना, तो आंख खोलते वक्त एक्चुअली तो हम उसको यानी प्लॉट कर सकते हैं पीछे की तरफ भी, एक्स्ट्रा प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझें कि आंख खोलते वक्त एक बच्चे का जो ज़हन है वो बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है। अच्छा, मजेदार बात यह कि बकरी के बच्चे का क्लीन स्लेट नहीं होता, बत्तख के बच्चे का और मेंढक के बच्चे का भी क्लीन स्लेट नहीं होता। जो जिबिलतें हैं ना, इंस्टिंक्ट्स, तकरीबन सारी इंस्टिंक्ट्स के साथ एक बकरी का बच्चा पैदा होता है। आप हैरान होंगे इस बात पे, अशरफुल मखलूकात सिर्फ 2 इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होता है। एक इंस्टिंक्ट ये है, आप इसको बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के, कि एक क्लोएका एक है जिसमें हमारा यानी जेनिटल ऑर्गन्स और हमारा ब्लैडर और रेक्टम बनता है। वो जो पूरा एक है ना, एक वेसल है, वो जब भर जाए और ओवर स्ट्रेच हो जाए तो बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट मौजूद है कि वो उसको खुद ही खाली कर देगा, यानी आपसे इजाजत लिए बगैर पेशाब कर देगा और स्टूल पास कर देगा।
और दूसरी इंस्टिंक्ट एक बच्चे के अंदर ये है कि अगर आप उसके गाल को हाथ लगाएंगे तो वो मूव करके जो चीज टच है उसको मुंह में डालने की कोशिश करेगा। दैट्स इट। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। इन बाकी ऑटोनॉमिक फंक्शन चल रहे हैं, सांस लेना, हाथ, दिल धड़कना, वो अलग बात है, लेकिन इंस्टिंक्ट सिर्फ ये दो हैं, इसके अलावा कोई इंस्टिंक्ट नहीं। ज्यादा इम्कान यह है कि उजाड़ जगह पर एक खातून एक बच्चे को जन्म दे और वो खातून किसी वजह से फौत हो जाए या कहीं इधर हो जाए, ज्यादा इम्कान है कि इंसान का बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन अगर बकरी एक उजाड़ जगह पर अपने बच्चे को की वलादत दे और बकरी कहीं और भी चली जाए तो इस बात का बहुत इम्कान है कि बच्चा बच जाएगा। इसलिए कि बकरी का बच्चे के अंदर जिसने जो डेवलप होना है वो ऑलरेडी स्लेट के ऊपर प्लान्ड है ऑलरेडी। अगर आपको ये यकीन नहीं आता तो आप कभी आपके यहाँ के जिसके बकरियां अगर देहाती बैकग्राउंड है, जब बकरी बच्चा देती है तो वो बकरी का बच्चा पैदा होने के 3 घंटे के बाद बिल्कुल वैसे भागना शुरू कर देता है जैसे उसका बाप भाग रहा था। आप इमेजिन करें क्या इंसान का बच्चा 3 घंटे में वैसे खड़ा हो सकता है जैसे उसके अब्बा जी खड़े थे? कितनी हैरानकुन बात है। और बकरी का बच्चा उसी तरह से बोलना शुरू करता है 4 घंटे में जैसे उसकी मां बोलती थी, मैं उसी तरह। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इंसान का बच्चा 3 घंटे में आपको आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाएगा? आपको हैरानी नहीं हुई इस बात से? उसकी रीजन है, उसकी रीजन यह है कि जानवर ने जो बनना है उसकी नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर डिसाइडेड है, इससे ऊपर उसने क्रॉस नहीं करना बस। सो घोड़ा कब खड़ा होगा, कब भागेगा, कितनी देर के बाद। अच्छा बेटा एक थोड़ा सा, आई एम अ टीचर ना, तो टीचर समटाइम बिकम्स वेरी अथॉरिटेटिव। अ टीचर शुड नॉट बी। तो मैं उस अथॉरिटी को यूज करते हुए कहता हूं आपने मोबाइल यूज नहीं करना, राइट? ये मैंने लाइटर टोन में कहा है, सख्ती में नहीं कहा, जरा आइस ब्रेकर किया है लोगों करने के लिए, लेकिन मोबाइल नहीं यूज करना। ओके अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब घोड़ा जो है कब जो है वो स्ट्रांग होगा, कब भागना शुरू कर देगा, कब रिप्रोडक्शन के काबिल होगा। फिर अगर वो किसी ट्रक के नीचे ना आ गया तो या कोई वाकई एपिडेमिक घोड़ों की जो कि बहुत रेयर होगी वो ना हुई तो कब मरना है ये डिसाइड हो चुका है। इंसान की लोअर लिमिट डिसाइडेड है मगर इंसान की अपर लिमिट बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है। सवाए नबी बनने के हर वो शख्स जो इस दुनिया में बना हुआ है इंसान बन सकता है। आइंस्टाइन, राबिया बसरी, मैडम क्यूरी, एडिसन, इब्न रुश्द, अब्दुस्तार ईदी, महमूद साहब, बुखारी साहब, एनीथिंग, सुल्ताना डाकू, बदमाश, कुछ भी जो केटू पे चढ़ सकता। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी तो टांगें जख्मी है, मेरी तो टांगों में पोलियो है, मैं तो केटू पे नहीं चढ़ सकता, तो माफ करना लोगों ने पोलियो वाली टांगों के साथ केटू पर चढ़कर दिखाया हुआ है। तो कोई शख्स कोई भी किसी भी स्टेटस के अंदर है तो वो कुछ भी बन सकता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नबी के अलावा जो कुछ बन है। अब उसकी अपर लिमिट कहीं नहीं है। अच्छा, अब डे 1 से इस अपर लिमिट का क्या होगा, उसका एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और एक उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। एक उसका सांचा है, फिर एक उस सांचे के अंदर जो रंग भरना है वो है। और जैसे महमूद साहब ने बताया था, फर्स्ट 5 years एंड टू बी वेरी प्रिसाइज फर्स्ट 36 month, इसमें ग्रे स्ट्रक्चर सारा का सारा बन जाता है जिसको हम पैटर्न कहते हैं दिमाग। तो टॉलरेंट बनना है कि इनटॉलरेंट बनना है, एक्सट्रीमिस्ट बनना है कि नहीं एक्सट्रीमिस्ट बनना, हम्बल बनना है, पोलाइट बनना है, एरोगेंट बनना है, शॉर्ट टेम्पर्ड बनना है, इगोइस्टिक बनना है, एम्पैथिक बनना है, इसका ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये बात इतनी खौफनाक है कि जब एक 24 साल के लड़के की शादी एक 23 साल की लड़की से होती है, दोनों यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं और अल्लाह 1 साल बाद उनको एक औलाद दे देता है, तो जब तक वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है उस वक्त तक तो उनको अपने कैरियर से ही फुर्सत नहीं मिली होती।
जब तक बच्चा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाता है, माँ बाप को तो पता ही नहीं होता कि मैं क्या इररिपेयरेबल डैमेज या एक जबरदस्त किस्म की फाउंडेशन क्रिएट कर चुका हूं। लिहाजा सबसे अहम बात हम सबको समझने की है। आप में से जितने लोग जिनकी औलाद नहीं है, शादी नहीं हुई, औलाद नहीं है, मगर वो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, तो आप सब के सब इस मीटिंग के सबसे ज्यादा आइडियल मुखातिब हैं और आइडियल बेनिफिशियरी हैं इस बात के। प्लीज आप याद रखिएगा, जब आपकी गोद में अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात को डालेगा, उस वक्त आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि अब मैंने एक बकरी की तरह एक और मेमना नहीं क्रिएट करना इस दुनिया में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बकरी की सिर्फ उसका सर्वाइवल है। मैंने अपने से बेहतर इंसान इस मुआशरे में देकर जाना है, और अगर इंसान की ये सिफ्त ना होती तो इंसान कभी बाकी 18-20 हजार जो नॉन विजिबल स्पीशीज हैं उनमें से सबसे मुख्तलिफ ना होता। जो घोड़े 10,000 साल पहले थे, आज भी घोड़े वैसे हैं। तो आप जरा बताइए कि जो 10,000 पहले इंसान था, क्या हम वैसे ही हैं? 10,000 साल को छोड़े, 5 साल पहले जो इंसान था, क्या हम वैसे ही हैं? तो इंसान के अंदर ये जो डेवलपमेंट आई है वो हमारी इस एबिलिटी की वजह से आई है कि हमें पता है कि हमारे पैदा कर होने वाले बच्चे के पास अपर लिमिट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। इसीलिए किसी भी घोड़ों ने मिलके ऑल पाकिस्तान घोड़ा एसोसिएशन नहीं बनाई। देयर इज नो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बकरी, गोट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं बनाई। छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी नहीं है किसी बिल्लियों का। लेकिन आपका क्या ख्याल है, वो बायोलॉजिकली हमसे इंफीरियर है? शायद सुपीरियर है। आप बिल्ली की तरह देख नहीं सकते, आप सांप की तरह क्रॉल नहीं कर सकते, आप कब्बे की तरह उड़ नहीं सकते, मेंढक की तरह फुदक नहीं सकते, मछली की तरह तैर नहीं सकते, चीते की तरह भाग नहीं सकते। तो फिर क्या सुरखाब का पर लगा हुआ इंसान के अंदर कि वो अशरफुल मखलूकात है और उसने जहाजों को उड़ा दिया, फलां कर दिया? सिर्फ ये बात कि इंसान का वो अभी अल्लाह की मंशा में एक ऐसा क्यों है, इंसान की अपर लिमिट डिटरमिन नहीं, और उस अपर लिमिट के अंदर उसका स्केलेटन हमने कैसा बनाना है, उसकी सारी बुनियाद जो है वो फर्स्ट 36 मंथ्स, आई मीन 36 महीने यानी 3 साल, और अपर लिमिट उसकी है 7 साल। इस उम्र या 5 से 7 साल, इस उम्र तक पूरी बुनियाद बन जाती है। लिहाजा उस बुनियाद बनने की रीजन क्या है, ये जरा गौर से सुनिएगा। मेरा ख्याल है ये आखिरी बात होगी, क्योंकि उसके बाद मैं चाहूंगा कि अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं उसका जवाब दूं। वो ये है कि उस जो स्केलेटन मैंने आपको कहा है, ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, उसकी बुनियाद ये होगी कि इन 5 सालों के अंदर बच्चे के माहौल के अंदर क्या था, और इस क्या को भी समझना बड़ा जरूरी है। क्या का मतलब ये नहीं क्या अच्छा था क्या बुरा था, क्या सही था क्या गलत था, क्या गुनाह था क्या सवाब था, ऐसा नहीं। आप हैरान होंगे कि बच्चे में 5 साल की उम्र में वो कैंपस जो मोरालिटी को जज करे, जो अच्छे और बुरे को जज करे, जो सही और गलत को जज करे, जो हलाल और हराम को जज करे, जन्नत और दोज़ख, सवाब और गुनाह को जज करे, वो पैमाना ही नहीं होता। और ये माँ बाप को समझ नहीं होती। माँ बाप उसी उम्र में अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये गलत बात है, ये सही बात है, ये बिहेवियर ठीक है, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। मैं आपसे जनरल प्रिंसिपल एक बता रहा हूं, मेरा बेटा गौर से इसको सुन लो। लड़कियां अपने दुपट्टों को गिरा लगा ले। आपको पता है गिरा लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है? पल्लू से बांध। नहीं, आप इसे पंजाबी कौन समझता है? पल्लू से बांधने। एक और भी बात है, पंजाबी का एक गाना है बड़ा पुराना, शायद वो बुखारी साहब को और हमको, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, आगे क्या है? फिर दोबारा क्या ना, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा नी मैं कुट कुट देनी गंडा के चन्ना तेरी याद ना भूले। यानी आप जब चीज को याद करना हो ना तो आप गिरा दे रहे थे। ये मुहावरा है बाकायदा।
تو ایسے مجھے خیال ہے تو آپ اپنی چنی کی گروں کو لڑکیاں لڑکے کیا کریں آپ اپنا بایاں کان پکڑ کے ذرا زور سے اسے مروڑ لیں. ہمیں ٹیگ کرنا ہے نا ایک چیز کو کوڈنگ کرنی ہے. تو یہ بات پلے باندھ لیں بہت غور سے. بہت جلدی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ your all potential parents you're adults and we can talk on that adult terminology. جب اللہ آپ کو اولاد دے گا پہلے 5 سال میں اس پرنسپل کو یاد رکھیے گا بچے کو صحیح غلط کی بنیاد پر آپ اچھا بچہ نہیں بنا سکتے. بچے کے نزدیک جو پیمانہ ہے وہ ہے lovable and not lovable. بچے کے نزدیک صحیح غلط کچھ نہیں ہے. lovable البتہ عقل مند پیرنٹ جو اچھا ہے جو حلال ہے جو سچ ہے جو ثواب ہے جو صحیح ہے جو مورل ہے اس کو ایک lovable ایکسپیرینس کے طور پر 5 سال تک اس اپنے گھر میں کریٹ کر رہے ہیں. تو بچہ موریلٹی کے کانسیپٹ کو آنے سے پہلے پیٹرن اس کا وہ بن جائے گا جو اس کے لیے lovable ایکسپیرینس ہوگا. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بچپن میں کلاس میں تو ایسے کرتا تھا آپ بھی کرتے ہوں گے کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں اور استاد پڑھا رہا ہے کوئی بالکل فزیکلی کمفرٹیبل ہے گرمیوں کا ہے مہینہ گھنٹی بجی سارے بچے دوڑے گرم گندی دھوپ کے اندر سخت دھوپ میں مٹی میں فٹ بال کھیلنا شروع ہو گئے. اندر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑا انجوائے زبردستی پکڑنا پڑا آجو 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 کیونکہ پڑھنا بچوں کے لیے lovable ایکسپیرینس کے طور پر پہلے 5 سال میں ڈالا نہیں گیا جبکہ کھیلنا ایک lovable ایکسپیرینس کے طور پر تھا. اگر آج کے سارے دن میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والی نسل ٹالرنٹ ہو تو ٹالرنس کو ایک lovable ایکسپیرینس کے طور پر آپ گھر کے اندر شو کرنا شروع کر دیں آپ کا بچہ ٹالرنٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ گئیں کوئٹہ لوگ بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں اور وہاں سے آپ لے کے آئیں ایک زبردست قسم کا ڈنر سیٹ اور ابھی پہلے دن کھانا کھانے لگے تو آپ کے گھر میں جو مائی کام کرتی ہے نا آنٹی آپا ماسی اس کے ہاتھ سے چڑاخ کر کے وہ نیچے گر اور آپ کے گھر میں 1.5 سال کا ایک بچہ ہے تو آپ نے کہا 2 پاسبلٹی ہے نا اوہ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تیرے ہاتھوں میں سوراخ ہوا ہے تو شرم نہیں آتا تم نے میرا یہ پتہ نہیں 2 لاکھ روپے کا سیٹ خراب کر دیا سارا شرم نہیں آتی تمہیں فلانا. اب 1.5 سال کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. پلیز یاد رکھیے وہ بچہ اس کو صحیح غلط کے طور پہ ریکارڈ ہی نہیں کر رہا وہ اس کو صحیح غلط کے طور پر ریکارڈ ہی نہیں کر رہا وہ اس کو مورلی اچھا برا ریکارڈ ہی نہیں کر رہا وہ امی بری ہیں امی اچھی ہیں اس کو ریکارڈ ہی نہیں کر رہا. اور دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ اوہ رشیدہ ایک منٹ کوئی بات نہیں دھیان کرنا چاہیے تھا تمہیں بہت قیمتی تھا لیکن 1 منٹ ٹھہرو تمہاری کرچیاں نہ تو تم ننگے پیر اٹھا جاؤ میں تمہیں جوتا دیتی ہوں پہنو جوتا 1 منٹ ادھر ہو جاؤ پہلے کرچیاں صاف کرو کوئی بات نہیں لیکن تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا کافی تھا لیکن چوٹ تو نہیں لگی تمہیں. اب یہ بچہ یقین کرے بچے کے اندر کسی قسم کی کوئی ایمانی کیفیت نہیں بن رہی کہ واہ 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 میری امی تو بہت مہان کلاکار ہیں کوئی بڑی کوئی مہان وہ ہے نہ بچے کے اندر یہ دونوں ایک ایکسپیرینس کے طور پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر وہ پہلے والا کام ریپیٹڈلی ہو رہا ہے تو یہ بچہ جو پیٹرن اس کا بنے گا وہ انٹالرنٹ پیٹرن بنے گا. اور اگر ریپیٹڈلی یہ ہو رہا ہے جو کہ دوسری والی سینیریو تھا تو یہ بچہ اس کے لیے lovable ایکسپیرینس ہوگا یہ کہ معاف کر دینا ہے لیکن لاجیکل رہنا ہے اس کی ریمیڈی کرنی ہے اس کو بتانا ہے اس کو سکلز بتانی ہے کہ بھئی آئندہ نہ ٹوٹے. اور اگر فرض کریں ہر دفعہ تھپڑ پڑتا ہے ہر دفعہ گالی پڑتی ہے ہر دفعہ یہ ہوتا ہے تو بچے کے نزدیک lovable ایکسپیرینس ہوگا اپنے سے انفیریئر کے منہ پر تھپڑ مارنا. صحیح غلط نہیں ہوگا it will be the lovable experience. اور یہی بنیاد معاشرے میں ان با کردار یا بے کردار لوگوں کی ہے جن بیچاروں کا 7 سال کی عمر تک گھر کے اندر lovable ایکسپیرینس رانگ غلط کریٹ ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے بچہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھتا ہے اور اس کے اوپر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کوگنیٹو سائیکالوجی کے پورے ریفرنسز کے ساتھ بتا سکتا ہوں. جس گھر کے اندر ماں اور باپ کی پالیسی بچے کے پیرنٹنگ کے سلسلے میں ایک نہیں ہوتی جس میں
बच्चा देखता है कि मेरी अम्मी जो है ना, जब अम्मी की सहेलियां आती हैं ना, तो मेरी दादी अम्मा की बड़ी बुराइयां करती हैं। वो ये नहीं कहता अपनी सास की बुराइयां करती हैं, दादी अम्मा की बहुत बुराइयां करती हैं। और जो मेरी फुप्पो है ना, मेरी फुप्पो को कहती हैं कि ये बड़ी खरीस लड़की है, अल्लाह करे इसका रिश्ता है, जल्दी से शादी हो, यहां से जाए। अच्छा, और वालिद जो है जब दोस्त के साथ बैठे हो कहते हैं बस यार मैं ही जानता हूं मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं। अच्छा भला मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पता नहीं अब्बा जी को चाचे की बेटी का क्यों ज़हन में सवाल था। मिसाल के तौर पर आपको एक बहुत बड़ी मामूली लग रही है और हंसने वाली बात लग रही है, माँ बाप के दरमियान जब कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो बच्चे की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है 5 साल में, क्योंकि बच्चा माँ बाप को एक यूनिट के तौर पे देख रहा होता है। और अगर माँ फर्ज कहती है ना आ लेने दे तेरे अब्बा को, तो और या बाप कहता है माँ सारा दिन मैं थका हुआ आता हूं, इसको समझाती नहीं हो तुम, क्या घर में उधर मचाया हुआ है, 2 मिनट सोने नहीं देता। आप यकीन करें इससे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी माँ बाप कोई नहीं कर सकते। बच्चे के अंदर फौरन एक फिनोमेना डेवलप होता है जिसे कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप। तो खुद ही बना लेता है कि बाबा इज अ गुड कॉप, मामा इज अ बैड कॉप, और मामा इज अ गुड कॉप, बाप इज अ बैड कॉप। और इस कॉप रिलेशनशिप को अपनी बेनिफिट में इस्तेमाल करने के लिए उसके दिमाग में एक सेंटर डेवलप होता है जो कि पैदाइश पे नहीं होता। हमारे पैदाइश में ऑल्फैक्टरी सेंटर है सूंघने का, ऑप्टिक सेंटर है देखने का, सारे सेंटर, अकूस्टिक सेंटर है, सारे सेंटर है, एक सेंटर नहीं होता, वो बाद में डेवलप होता है। और उस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर लाइंग, झूठ बोलने का सेंटर। झूठ बोलना इंसान की फितरत नहीं है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, आपने अभी क्या खाया था, तो मैं कहूंगा मैंने गोश्त के साथ अभी सालन के साथ रोटी खाई। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे अंदर झूठ का सेंटर बन गया और मेरी प्री कंडीशनिंग और हो गई है, तो मैं आपके सवाल के जवाब में वो डायरेक्ट मेरे आंसरिंग सेंटर में नहीं जाएगा डाटा, वो पहले झूठ के सेंटर में जाएगा। और मैं फैसला कहूंगा कि मैं आपको ये कहूं मैं तो 3 दिन से खाना ही नहीं खाया, या हम तो भाई खाने के अंदर बेसिकली हेल्दी फूड खाते हैं, तो रस्ते में मैंने जो है ना मल्टी फूड जूस पिया है ना। तो इस तरह तो वो मुझे झूठ बोलने की जो जरूरत पड़ रही है ना, वो झूठ सेंटर की वजह से पड़ रही है। और वो इतना फिक्स हो जाता है कि बाज़ वक़्त बंदे को खुद नहीं पता होता मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मगर वो झूठ बोल रहा होता है। और आप हैरान होंगे कि उसकी बुनियाद माँ बाप के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट है। और 5 साल की उम्र में पता ही नहीं होता कि अगर मैंने अपनी बीवी को किसी बात पे कहा ना, मुझे दिल करता मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। हमें नहीं पता कि इस दौरान में जो 1.5 साल का बच्चा गोद में है, उस बेचारे के साथ हमने क्या क्रिमिनल एक्ट किया और उसकी पर्सनैलिटी को कितना डिस्ट्रॉय किया। तो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों और बहनों और भाइयों, मुआशरे में से इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म 10% कंट्रीब्यूशन रोल मॉडलिंग की होती है। 10% कंट्रीब्यूशन मुआशरे में प्रिवेलिंग वैल्यू सिस्टम की होती है, लेकिन 90% इसकी बुनियाद एक्चुअली उसके डे 1 से फर्स्ट 7 इयर्स में रखी जाती है। लिहाजा आज हम पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो आज हमें आप जैसे पोटेंशियल पेरेंट्स की मेहनत करनी पड़ेगी और उनके साथ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटिंग उनको बताने पड़ेंगे, जो ये हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि बाप और माँ के दरमियान का कन्फ्लिक्ट जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। माँ और बाप लड़ाएं, एक दूसरे के बाल खींच दें, एक दूसरे की कमीजें फाड़ दें, माँ और बाप लड़ के, फिजिकली लड़के, लेकिन मेहरबानी करके दूसरे कमरे में जाके बच्चे के सामने ना बिल्कुल दोबारा ठीक होके सामने आ जाए। ये ऐसी मैंने मिसाल के तौर पर बात की। बच्चे के और इस तरह के हजारों और प्रिंसिपल्स हैं और वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर पेरेंट्स को ये बात समझ में आ जाए तो आप यकीन कीजिए हम खुद डिटरमिन कर देंगे कि बच्चे की अपनी अपर लिमिट क्या है। एक्चुअली बच्चे को जिस एज में हम ये सिखा रहे होते हैं कि मीम की डुंडी लाइन से ऊपर हो के नीचे हो, अगर नीचे हुई तो तुम्हारा 0 नंबर है, और टी को आपने दरमियान से काटना है कि ऊपर से काटना है, और आई का नुक्ता कहां डालना है, और ये बताओ कि तुम्हें 6 कलमे आते हैं कि नहीं आते हैं, और ये बताओ कि दिस इज माई नोज, दिस इज माई आईज, दिस आर माई आईज, दिस इज माई ईयर। ये तुम 1.5 साल की उम्र में आंटी के सामने खड़े होकर सुना सकते हो कि नहीं सुना सकते। यही वो एज है जिसमें बेसिकली आपने पेंट, घर के अंदर पेंट नहीं करना होता,
تصویریں لگا کے سوفے نہیں رکھنے ہوتے ہیں, آپ نے اسکیلیٹن بنانا ہوتا ہے. کبھی گھر میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک زمین خریدی اور لا کے سوفے رکھنے شروع کر دیے اور پردے لگانے شروع کر دیے ڈنڈوں کے ساتھ, ابھی دیواریں نہیں بنی ہیں اس کی. اس لیے یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اکیڈیمک ایجوکیشن کس ایج کے اندر شروع کی جائے. اکیڈیمک ایجوکیشن از ایکچولی جسٹ لائک ہیونگ بیوٹیفل کرٹنز, لیکن وداؤٹ ہیونگ ونڈوز اب کرٹن لگا کے کتنا احمق لگے گا انسان کہ ایک جگہ پر ڈنڈوں کے ساتھ کرٹن لگے ہوئے ہیں اور دیواریں اس کی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ بڑی ڈیبیٹ ہے. اور اس ایج میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں پڑوسیوں کا بچہ تو پری نرسری میں چلا گیا اور اس کو تو میں حیران ہو گیا, اس کو تو سارے باڈی پارٹس آتے تھے, اس کو دعائے قنوت بھی آتی تھی, 6 کے 6 کلمے بھی اس کو آتے تھے. میرے بیٹے کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اس وقت اس کو یہ نہیں سیکھنا تھا, اس وقت نے تتلیاں پکڑنا سیکھنا تھا. اس وقت نے یہ سیکھنا تھا کہ امی کہیں باہر چلی گئیں, غلطی سے فریج میں لاک لگ گیا, میں بھوک لگا تو میں نے کھانے کو خود ہی ارینج کر لیا. کریٹیوٹی سیکھنی تھی, ایمپیتھی سیکھنی تھی, یہ دیکھنا تھا کہ اس وقت تو دادا ابو کی دوائی کا ٹائم ہو جاتا ہے, یہ سیکھنا تھا. ریلیشن شپ سیکھنی